हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और आज हम लोग निबोस IGC1 का एलिमेंट थर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले ही मैं बता चुका हूँ कि पॉलिसी के बारे में, और सेकंड जो है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग इसमें पूरे में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो आपको ये पूरा एलिमेंट देखने के बाद आप क्या क्या सीख पाएंगे इसके बारे में बताता हूँ। इसमें आप सीख पाएंगे हेल्थ एंड सेफ्टी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर का, मैनेजर का, सुपरवाइजर का, वर्कर एंड अदर रिलेवेंट पार्टीज। ये सभी का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में एक एक करके इसमें जानेंगे। साथ में सेफ्टी कल्चर के बारे में एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका क्या सिग्निफिकेंस है इसके बारे में जानेंगे। और साथ में पढ़ेंगे ह्यूमन फैक्टर के बारे में और इसका क्या बिहेवियर पर प्रभाव पड़ता है इसके बारे में जानेंगे। और फोर्थ है सेफ्टी बिहेवियर को कैसे इंप्रूव करेंगे। और उसके बाद आउटलाइन द नीड ऑफ इमरजेंसी प्रोसीजर। इमरजेंसी प्रोसीजर क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्या है, इसके अरेंजमेंट्स के बारे में देखेंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, ये पूरे में तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ना है। और आउटलाइन द रिक्वायरमेंट फॉर एन इफेक्टिव प्रोविजन एंड फर्स्ट एड इन द वर्क प्लेस। इफेक्टिव प्रोविजन एंड फर्स्ट एड के बारे में, तो फर्स्ट एड का प्रोविजन क्या है, क्या रहना चाहिए, क्या फैसिलिटी रहना चाहिए, इसका क्या एम है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पूरे एलिमेंट में हम लोग ये सभी चीज़ सीखने वाले हैं। तो आप इसका पूरा जो भी पार्ट है, इसका सभी पार्ट को देखें आप, तो आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट IGC1 एलिमेंट 3.1 ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें पूरे में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके पहले यूनिट 2 में और यूनिट 1 में भी कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं ILO कन्वेंशन C155 का और ILO रिकमेंडेशन R164 का। दोनों का के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले ही मैं दे चुका हूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग दैट वर्कप्लेस इज सेफ एंड फ्री ऑफ हेल्थ रिस्क रेस्ट विद द एम्प्लॉयर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर की कि वर्कप्लेस जो है वो रिस्क से फ्री हो। ये किस पे लाई करता है, एम्प्लॉयर पे। एज वी नोटेड अर्लियर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मेड क्लियर अंडर कन्वेंशन C155 एंड रिकमेंडेशन R164। पहले ही हम लोगों ने पहले के एलिमेंट में एम्प्लॉयर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जान चुके हैं। तो आइए एक बार फिर से उसको रिमाइंड करते हैं कि क्या हमने पढ़ा पिछले स्लाइड में। एम्प्लॉयर का ड्यूटी जो था, तो व्हाट आर एम्प्लॉयर 4 ड्यूटीज। सबसे पहले सेफ प्लेस ऑफ वर्क। जिस प्लेस पे वो काम कर रहा आदमी वो सेफ होना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की है, ड्यूटीज एम्प्लॉयर की है। और सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो भी वहाँ पे प्लांट और इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो सेफ होना चाहिए। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो भी प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी SOP यूज कर रहे हैं, जो भी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क यूज कर रहे हैं, ओ दैट शुड बी सेफ। और साथ में एवरी वर्कर्स को ट्रेनिंग मिलना चाहिए एंड सुपरविजन मिलना चाहिए। यानी कि जो भी वहाँ लोग काम करते हैं सबको सुपरविजन मिलना चाहिए, चाहे वो लो लेवल का हो चाहे वो टॉप लेवल का हो। हर आदमी के ऊपर एक आदमी रहता है सुपरविजन के लिए।
और सभी को अकॉर्डिंग टू देयर जॉब रिक्वायरमेंट दे शुड गेन ट्रेनिंग। ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें हम लोग आज किस कौन कौन से व्यक्ति के बारे में, पर्सन्स के बारे में आज हम लोग रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट वन इज एम्प्लॉयर, सेकेंड वन इज डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजर, थर्ड वन इज मिडिल मैनेजर एंड सुपरवाइजर, फोर्थ वन इज सेफ्टी स्पेशलिस्ट एंड फिफ्थ वर्कर्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानेंगे। पहले भी यूनिट में हम लोग जान चुके हैं, लेकिन यहाँ भी जानेंगे। कंट्रोलर्स ऑफ प्रीमाइसेस, सेल्फ एम्प्लॉयड, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर एंड डिजाइनर्स के बारे में, कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में, जॉइंट ऑक्यूपायर्स ऑफ प्रीमाइसेस। तो ये सभी के बारे में जो है एक एक करके यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एम्प्लॉयर के बारे में। तो एम्प्लॉयर के बारे में पहले में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें भी जानते हैं, सेम रहेगा। एम्प्लॉयर कैरी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सबसे जो है अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी है? एम्प्लॉयर की, क्योंकि एम्प्लॉयर इज द ओनर ऑफ दैट कंपनी, वो कंपनी का मालिक होता है। सो ऑल रिलायबिलिटी अकाउंटेबिलिटी गोज ऑन एम्प्लॉयर। सो वर्कप्लेस इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो इंश्योरिंग दैट द वर्कप्लेस इज सेफ एंड फ्री फ्रॉम हेल्थ रिस्क, और इंश्योर दैट सेफ्टी ऑफ वर्कर्स एंड अदर विजिटर एंड कॉन्ट्रैक्टर। इसकी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो विजिटर आएंगे, जो कंपनी में घूमने के लिए आएंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है थर्ड पार्टी, वो भी जो है वो इसकी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी सेफ रहे, क्योंकि ये कंपनी तो एम्प्लॉयर का है, इसलिए पूरी जिम्मेदारी एम्प्लॉयर के ऊपर जाती है। अब जानते हैं डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजर्स। तो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गिव एन ऑर्गेनाइजेशन इट्स डायरेक्शन, यानी कि हेल्थ एंड सेफ्टी में डायरेक्शन दे, क्या करना है, सेट इट्स प्रायोरिटीज, और प्रायोरिटी सेट करे कि हेल्थ एंड सेफ्टी आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है, इस तरह का। एलोकेट रिसोर्सेज एंड अपॉइंट कॉम्पिटेंट पर्सन, और हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके रिसोर्स एलोकेट करे, जैसे कि सेफ्टी हार्नेस देना, बॉडी हार्नेस देना, पीपीज देना, सेफ्टी जो है जैकेट देना, गूगल्स देना, ईयर बफ देना, जो भी है जितनी भी रिसोर्सेज चाहिए फर्स्ट एड के लिए, फर्स्ट एड किट देना, जो भी वहाँ पे जिस तरह का रिक्वायरमेंट है सेफ्टी रिलेटेड, वो सभी रिसोर्स एलोकेट करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजर्स का। और कॉम्पिटेंट पर्सन माने एक पढ़ा लिखा जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी में उसके नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग हो, वैसा आदमी को अपॉइंट करना। एलोकेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये डिस्ट्रीब्यूट करना, कौन कौन आदमी क्या क्या काम करेगा वो एलोकेट करना। और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल ऑफ द लीगल रिक्वायरमेंट आर मेड, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कंट्री में जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके रूल्स है, उसको वो रिस्पॉन्सिबल है कि उसको वो फॉलो करे, मतलब कि कंपनी जो है जो भी उसका स्टैंडर्ड है उससे मेट कर रहा हो, माने उससे मैच कर रहा हो। डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजर कैन हैव इनॉर्मस इन्फ्लुएंस ओवर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स प्रायोरिटीज। ये डायरेक्टर और सीनियर मैनेजर का ही पूरा प्रभाव पड़ता है बाकी वहाँ के लोग जितने भी काम कर रहे हैं उन पर। सो जो डायरेक्टर और मैनेजर अगर सही डायरेक्शन देगा तो नीचे के लोग सही डायरेक्शन में काम करेंगे, अदरवाइज सीनियर और मैनेजर की जो प्रायोरिटी रहेगी, अगर वर्क केवल, अगर प्रोडक्शन केवल प्रायोरिटी है तो प्रोडक्शन है, अगर बोलेंगे नहीं सेफ्टी फर्स्ट है तो उनके अनुसार पूरे के नीचे के लोग सभी काम उसी के वे में काम करते हैं। द वे दे आर perceived by those lower in the management hierarchy is very important. They must demonstrate clear commitment and leadership with regard to health and safety. तो उन डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजर जो है वो दे मस्ट वो पूरी तरह से दिखाना चाहिए कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए कमिटमेंट है और वो पूरी तरह से डिवोटेड है उन हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके। मिडिल मैनेजर एंड सुपरवाइजर, ये मिडिल मैनेजर जो डायरेक्टर के नीचे आते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जैसा कि ये मैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ, पहले भी मैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपको समझा चुका हूँ कि मैनेजर्स के नीचे सुपरवाइजर और सुपरवाइजर के नीचे एम्प्लॉय।
और ये सभी को सजेशन देने के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट रहता है। तो मिडिल मैनेजर एंड सुपरवाइजर्स आर इन्वॉल्व इन द day-to-day operational running of the organization, so are responsible for health and safety standard within the operation under their control। हेल्थ एंड सेफ्टी में मैंने पहले बताया जो पॉलिसी हम बनाते हैं उसमें जो अरेंजमेंट सेक्शन रहता है उसमें स्टैंडर्ड सेट किया जाता है किस तरह से हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन करना है और क्या प्रोसीजर होनी चाहिए। तो ये मिडिल मैनेजर और सुपरवाइजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी वहाँ डे टू डे ऑपरेशन हो उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी का स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है कि नहीं उसको कंट्रोल करे और उसको कंटिन्यू रखे। ये मिडिल मैनेजर और सुपरवाइजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेफ्टी स्पेशलिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो सेफ्टी स्पेशलिस्ट यानी उसको प्रैक्टिशनर ही बोलते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग करेक्ट एडवाइस टू द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द लीगल ऑब्लिगेशन एंड अचीव इट्स पॉलिसी एम। तो ये सेफ्टी स्पेशलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक करेक्ट एडवाइस दे ऑर्गेनाइजेशन को और जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लीगल ऑब्लिगेशन जो भी उस कंट्री का है उसको मीट करे, मतलब कि उसके अनुसार चले। अब जानते हैं वर्कर्स के बारे में। तो वर्कर हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ एंड सेफ्टी एंड दैट ऑफ अदर पीपल हु मस्ट बी अफेक्टेड बाई व्हाट दे डू। इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना सेफ्टी देखे और उससे जो प्रभावित होने वाले लोग हैं, माने उसके काम से जो प्रभावित होने वाले आसपास के लोग हैं उनका भी सेफ्टी देखना वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वर्कर मस्ट ऑल्सो कोऑपरेट विथ देयर एम्प्लॉय ऑन मैटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। और वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑपरेट करे एम्प्लॉयर से, किस पे? हेल्थ एंड सेफ्टी के मैटर पे, यानी कि जो एम्प्लॉयर उसको कह रहा है उसके अनुसार वो काम करे। कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोलर ऑफ प्रीमाइस, जैसा कि होता क्या है कि शहरों में या किसी बिल्डिंग में, कोई बड़ा सा बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में बहुत सारे छोटे छोटे ऑफिस काम करते हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के, यानी कि एक बिल्डिंग का मालिक कोई और है और उसमें 2-4 लोग अलग अलग अपना ऑफिस खोलते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि वो कंट्रोलर ऑफ प्रीमाइस है, जो मतलब उस बिल्डिंग का मालिक है वो कंट्रोलर ऑफ प्रीमाइसेस है, यानी कि उस पूरे बिल्डिंग का मालिक है, वो जो भी उस घेरा है उसका वो मालिक है। और उसके अंदर में बहुत सारे लोग अलग अलग काम, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर बहुत सारे काम कर रहे हैं उसमें। तो इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू एक्सटेंड दैट दे हैव controllers of the premises are responsible for ensuring that premises are safe to use as a workplace and that there is safe access to it and egress। यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो पूरा बिल्डिंग है, जो पूरा प्रीमाइसेस है वो पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि वो जो आदमी बाहर से ऑफिस खोले हैं उसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल उतना ही है, लेकिन ये जो प्रीमाइसेस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे की कि उसमें वो पूरा तरह से सेफ हो और एक्सेस मतलब कि इमरजेंसी में बाहर जाने का और मतलब इमरजेंसी एग्जिट और एंट्रेंस दोनों जो है उसमें सही से हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कंट्रोलर की। और कॉन्ट्रैक्टर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, कॉन्ट्रैक्टर, जैसे कॉन्ट्रैक्टर किसको बोलते हैं? जो दूसरे का काम लेके करता है उसके बदले में। तो और सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब क्या कि जो आदमी खुद अपना बिजनेस चलाता है, खुद अपना काम करता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो किसी के अंडर में नहीं है। तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? तो दीज टू ग्रुप्स हैव सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों का सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ एंड सेफ्टी एंड द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अदर हु माइट बी अफेक्टेड बाय देयर एक्ट और ओमिशन। यानी कॉन्ट्रैक्टर और सेल्फ एम्प्लॉयड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना ध्यान, अपना हेल्थ एंड सेफ्टी खुद देखें और उसके कारण जिन लोगों पे उसका इफेक्ट हो रहा है, जो काम कर रहे हैं, उनका भी हेल्थ एंड सेफ्टी देखना ये कॉन्ट्रैक्टर और सेल्फ एम्प्लॉयड का काम है। सप्लायर, मैन्युफैक्चरर एंड डिजाइनर, जैसे कि बहुत सारे इक्विपमेंट को बाहर से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है तो सप्लाई करता है कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी मटेरियल या कोई भी
लिक्विड गैस जो भी है, और मैन्युफैक्चरर जो इस चीज़ को बनाता है और जो इस चीज़ को डिजाइन करता है। ये 3 पर्सन हो गए, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर और डिजाइनर। तो डिजाइनर, मैन्युफैक्चरर, डिजाइनर जो है और मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर एंड सप्लायर ऑफ द आइटम्स सबस्टांस फ्रॉम द सप्लाई चेन। यानी कि एक सप्लाई चेन होता है, जैसे कि कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चर किया यहाँ पे, उसको फिर सप्लाई वाले को दिया, सप्लाई जो है यहाँ ट्रांसपोर्ट किया, फिर ये रिटेलर इस तरह से कंज्यूमर के पास पहुंचा। तो बहुत सारे इसमें स्टेज होते हैं। तो इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर देयर प्रोडक्ट आर सेफ। जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेफ हो। किसकी? मैन्युफैक्चरर की। अगर प्रोडक्ट सेफ नहीं रहेगा सपोज, तो वो सप्लाई के चेन में बहुत सारे हजार्ड्स क्रिएट करेगा। तो क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर, if a client can be held responsible for injury caused by the contractor working for client, then it must be in the client on best interest to ensure that contractor do not endanger workers or other। यानी कि क्लाइंट जो है अगर रिस्पॉन्सिबल पाया जाता है कि जो क्लाइंट कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, अगर कॉन्ट्रैक्टर भी कोई काम करता है वर्कर के लिए और उसको कोई हार्म होता है, तो ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्टर का भी और क्लाइंट का भी। इट मस्ट बी इन द क्लाइंट ऑन बेस्ट इंटरेस्ट टू इंश्योर द कॉन्ट्रैक्टर डू नॉट इंडेंजर वर्कर्स और अदर। ये क्लाइंट को ही देखना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है वो वर्कर्स और अदर को किस तरह का रिस्क ना हो। इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट की भी होती है और कॉन्ट्रैक्टर की भी होती है। अब जानते हैं क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर। तो द वे दैट क्लाइंट मैनेजेस कॉन्ट्रैक्टर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 4 एरिया। तो क्लाइंट जो है ये क्लाइंट के अंदर में कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, यानी कि क्लाइंट का काम है और कॉन्ट्रैक्टर वहां पे करता है। तो कैसे मैनेज करता है? तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, क्लाइंट को अगर कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करना है तो क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्टर। कोई काम कराना है तो सेलेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्टर। कैसे मैनेज, क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को कैसे मैनेज करे इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले सेलेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्टर, सेकंड जो है प्लानिंग द वर्क, थर्ड जो है कोऑर्डिनेटिंग द वर्क एंड फोर्थ जो है मॉनिटरिंग द वर्क। सबसे पहले क्या करना है, सही कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो काम है प्लानिंग द वर्क, वर्क को प्लान करना है। तीसरा जो काम है कोऑर्डिनेट करना है, और चौथा काम है कि वर्क करने के टाइम उसको मॉनिटर करना है। तो कॉन्ट्रैक्टर कैसे सेलेक्ट करें? तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होनी चाहिए उसके पास, कॉन्ट्रैक्टर के पास। कॉन्ट्रैक्टर जो है रिस्क असेसमेंट करना चाहिए, उसके पास क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स होने चाहिए कॉन्ट्रैक्टर के पास, जो भी वर्कर काम कर रहे हैं। मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह का उसके पास मेंबरशिप है जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये अच्छी है। और मेंटेनेंस एंड इक्विपमेंट टेस्टिंग, और जो भी इक्विपमेंट वहाँ पे उसके पास यूज हो रहा है उसके पास मेंटेनेंस और इक्विपमेंट टेस्टिंग होना चाहिए। प्रोविजन प्रीवियस करंट क्लाइंट, और प्रीवियस करंट क्लाइंट के बारे में उसका वर्क रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। एक्सीडेंट रिकॉर्ड कम होना चाहिए, उस पर कोई इन्फोर्समेंट एक्शन नहीं होना चाहिए, और उसके पास जो काम कर रहा है उसके पास उस तरह का इक्विपमेंट होना चाहिए, यानी कि एडिक्वेट रिसोर्स होना चाहिए। तो ये सभी अगर बातें उस कॉन्ट्रैक्टर में है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लानिंग द वर्क, वर्क कैसे प्लान करना है? तो इन्फॉर्मेशन टू बी शेयर बिटवीन क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर, जो भी काम करना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। सपोज पेंटिंग का काम है तो क्लाइंट और वर्कर को बीच में बैठ के प्रोटोकॉल तैयार करना है, और उसमें डिस्कस करना है कि किस तरह का हजार्ड्स वहाँ है, किस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या वे होना चाहिए काम करने का, कब काम करना है, इस तरह का प्लानिंग द वर्क, यानी कि इन्फॉर्मेशन टू बी शेयर्ड बिटवीन क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर। और हजार्ड पोज्ड बाय द साइट एंड वर्क कैरिड आउट, और क्या क्या हजार्ड्स हैं, हजार्ड पोज्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर एक्टिविटीज, और साथ में रिस्क असेसमेंट करना है, और एक मेथड स्टेटमेंट, माने किस वे में काम करना है, एक प्रोटोकॉल तैयार करना। कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क, वर्क का कैसे कोऑर्डिनेशन करें, यानी कि अरेंजमेंट बिटवीन द क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर इंक्लूड, सबसे पहले क्या है, इंश्योर एक्टिविटी
डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट, दोनों का जो एक्टिविटी है वो कॉन्फ्लिक्ट ना करे, यानी कि एक ही वर्क प्लेस पे दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों को ऐसे प्लानिंग करना है, कोऑर्डिनेट करना है कि दोनों जो है एक अलग अलग समय पे काम कर ले या इस तरह से काम करे कि दोनों का वर्क जो है वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट ना करे। या परमिट टू वर्क सिस्टम टू कंट्रोल एक्टिविटीज, और साथ में कॉन्ट्रैक्टर को परमिट लेना चाहिए किससे, क्लाइंट से, और उससे उसको एक्टिविटी को कंट्रोल करना चाहिए। की कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग फॉरमैन आइडेंटिफाई टू इंश्योर कंटिन्यूटी, और वर्क फॉरमैन जो है वो आइडेंटिफाई टू इंश्योर कंटिन्यूटी। मॉनिटर एंड कंट्रोल, तो क्लाइंट जो है जो वर्क हो रहा है हमारा मॉनिटर करेगा, यानी क्लाइंट मस्ट मॉनिटर द वर्क टू इंश्योर सेफ्टी एंड द क्लाइंट कैन स्टॉप द वर्क इफ इन्वॉल्व अनसेफ। अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है अनसेफ काम कर रहा है तो क्लाइंट उस काम को बंद करवा सकता है। और ऑडिटिंग अगेंस्ट एग्रीड मेथड स्टेटमेंट इज गुड टेक्निक, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के बीच में एग्रीमेंट बना है, एग्रीमेंट पेपर बनता है, उसके अनुसार वो ऑडिटिंग कराए कि क्या वो जो काम हो रहा है वो हमारे एग्रीमेंट के अनुसार मैच हो रहा है कि नहीं। और जॉइंट ऑक्यूपायर ऑफ प्रीमाइसेस, तो उसके बारे में क्या कहता है, तो आईएलओ जो है आर्टिकल 17 और रिकमेंडेशन 11 जो है वो कहता है कि एम्प्लॉयर इन शेयर फैसिलिटीज शुड कमिट टू डेवलप एप्रोप्रिएट हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड एप्रोप्रिएट पॉलिसी प्रोसीजर, यानी कि वहाँ पे जो जॉइंट ऑक्यूपायर ऑफ प्रीमाइसेस, यानी कि एक ही प्रीमाइसेस में 2-3 लोग काम कर रहे हैं, तो इस तरह से जो है उनके पास एक सेफ्टी स्टैंडर्ड और एप्रोप्रिएट पॉलिसी होनी चाहिए। दिस में इंक्लूड शेयरिंग प्रोसीजर होना चाहिए, फायर एंड इमरजेंसी रिस्पांस में दोनों एक साथ कैसे करेंगे उनके पास ऐसा पॉलिसी या एग्रीमेंट होना चाहिए। और शेयरिंग ऑफ रिस्क असेसमेंट, एक ही प्रीमाइसेस में 2 लोग काम कर रहे हैं तो उनका रिस्क असेसमेंट जो शेयरिंग होना चाहिए। और ज्वाइंट मैनेजमेंट या कमिटमेंट मीटिंग, उनका दोनों का ज्वाइंट मीटिंग होना चाहिए कि कैसे काम करना है। तो इस सेशन में इतना ही, और आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आईजीसी एलिमेंट 3.2 द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के बारे में पढ़ने, सेफ्टी कल्चर के बारे में, इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि हमको पता चले कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू, धन्यवाद।